कभी सोचा है कि जब हम पूरी शिद्दत से पढ़ने बैठते हैं, मतलब इरादा एकदम पक्का होता है कि आज ये चैप्टर खत्म करके ही उठेंगे, तभी अचानक से वो खिड़की के बाहर धीमी सी बारिश की आवाज या दूर से आती ट्रैफिक की गूंज या फिर बस सामने पड़ा अपना फोन कि वो दुनिया की सबसे दिलचस्प चीज लगने लगती है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग कोई बहाना ढूंढ रहा हो। हाँ, ये तो मतलब लगभग हर किसी का अनुभव है। जो भी कभी ध्यान लगाकर कुछ सीखने या पढ़ने बैठा हो, उसने ये महसूस किया होगा। हाँ ना। एक अजीब सी कश्मकश चलती रहती है अंदर। एक हिस्सा पढ़ना चाहता है पर दूसरा वो कहीं और ही भागने को तैयार बैठा है। बिल्कुल। और ये इतना आम है कि हम अक्सर इसे अपनी कमजोरी मान लेते हैं। सोचते हैं यार विल पावर ही नहीं है मुझ में। सही कहा। या इच्छा शक्ति की कमी, जबकि ये शायद उतना सिंपल है नहीं। हाँ, और यही सवाल आज हमें एक्सप्लोर करना है। क्या ये सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल है या हमारे दिमाग के अंदर ही कोई ऐसी वायरिंग है, कोई सिस्टम है जो हमें भटकाता है? आखिर क्यों ध्यान लगाना इतना मुश्किल काम बन जाता है, खासकर उन चीजों पर जो हमें पता है कि जरूरी है। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत है, वो इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करता है। राइट। वो सिर्फ बाहरी चीजों को नहीं देखता, बल्कि दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, खासकर न्यूरोबायोलॉजी, उस पर रोशनी डालता है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस जानकारी के बेसिस पर समझे कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है जब हम फोकस करने की कोशिश करते हैं। हाँ, और वो कौन से अंदरूनी तार हैं जो ध्यान टूटने पर खिंच जाते हैं, मतलब वो ट्रिगर्स क्या हैं। और उम्मीद है कि इस समझ से एकाग्रता बढ़ाने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी निकलेंगे, जो सिर्फ टोटके ना हो बल्कि दिमाग के काम करने के तरीके पर ही बेस्ड हो। कोशिश तो यही रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए इस दिमागी उलझन को सुलझाने का सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले दिमाग के उस हिस्से की बात करते हैं जो एकाग्रता के लिए जिम्मेदार माना जाता है। स्रोत में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का जिक्र है। ये क्या है और कैसे काम करता है? ओके, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या पीएफसी जिसे कहते हैं, वो हमारे माथे के ठीक पीछे दिमाग का अगला हिस्सा है। इसे आप दिमाग का चीफ एग्जीक्यूटिव समझ सकती हैं या फिर कंट्रोल टावर। अच्छा, कंट्रोल टावर। हाँ, यही वो हिस्सा है जो हमारी हाई लेवल थिंकिंग को कंट्रोल करता है, जैसे प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान को केंद्रित करना और उसे बनाए रखना। ओके। स्रोत के हिसाब से जब हम जानबूझकर किसी काम पर, जैसे पढ़ाई पर, अपना ध्यान लगाते हैं तो यही पीएफसी एक्टिव होता है। ये बाहरी डिस्ट्रैक्शंस को फिल्टर करता है और हमें अपने गोल पर टिके रहने में मदद करता है। यानी ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो कह रहा होता है चलो पढ़ते हैं, ये जरूरी है, फोकस करो। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन फिर ऐसा महसूस होता है कि कोई और आवाज भी है जो लगातार कुछ और करने को उकसाती रहती है। तो क्या ये पीएफसी अकेला खिलाड़ी नहीं है इस मैदान में? आप बिल्कुल सही पॉइंट पर आ रहे हैं। पीएफसी तो पूरी कोशिश करता है कि हम ट्रैक पर रहें, लेकिन दिमाग में एक और बहुत पावरफुल फोर्स काम कर रही होती है। अच्छा, कौन सी? वो है हमारी रिवॉर्ड सिस्टम, जिसे डोपामीन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर चलाता है। डोपामीन, हाँ सुना है इसके बारे में। ये हैप्पी केमिकल कहते हैं ना इसे? हाँ, खुशी का केमिकल कहते तो हैं, पर ये सिर्फ खुशी नहीं बल्कि मोटिवेशन, इच्छा और रिवॉर्ड की उम्मीद, इनसे ज्यादा जुड़ा है। ओके, मोटिवेशन और रिवॉर्ड। हाँ, हमारा दिमाग नेचुरली उन एक्टिविटीज की तरफ खिंचता है जिनसे डोपामीन रिलीज होता है, क्योंकि एवोल्यूशन में ये हमें सर्वाइवल वाली चीजों के लिए प्रेरित करता था, जैसे खाना ढूंढना वगैरह। अच्छा, तो यहीं पर शायद असली टकराव शुरू होता है ना, क्योंकि स्रोत साफ तौर पर कहता है पढ़ाई में डोपामीन कम मिलता है और मोबाइल में ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ? क्या पढ़ाई से दिमाग को कोई इनाम, मतलब खुशी मिलती ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलती, लेकिन अक्सर ये रिवॉर्ड बहुत धीमा होता है, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट होता है और अनिश्चित भी होता है। धीमा और अनिश्चित। हाँ, जब आप कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे होते हैं तो दिमागी मेहनत ज्यादा लगती है और वो आहा समझ आ गया वाला डोपामीन किक वो काफी देर बाद आता है, या शायद आता ही नहीं अगर आप अटक जाते हैं। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है, आप उसे खोलते हैं, तुरंत कुछ नया, कुछ चमकीला, कुछ अनएक्सपेक्टेड मिलता है। हाँ, ये तो है। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, हर सेकंड एक नई तस्वीर, एक नया वीडियो, एक लाइक। ये सब दिमाग के लिए छोटे छोटे लेकिन तुरंत मिलने वाले डोपामीन शॉट्स की तरह है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन।
तो ये तो एक तरह की अनइक्वल फाइट हो गई। एक तरफ पीएफसी है जो लॉन्ग टर्म गोल के लिए मेहनत करने को कह रहा है, हाँ, जैसे ज्ञान हासिल करना, और दूसरी तरफ दिमाग का वो पुराना रिवॉर्ड सिस्टम है जो तत्काल संतुष्टि चाहता है। और आज की दुनिया में ये तत्काल संतुष्टि देने वाली चीजें इतनी आसानी से मिल जाती हैं, बस एक क्लिक की दूरी पर। बिल्कुल, हमारा दिमाग इस मॉडर्न डिजिटल दुनिया के लिए डिजाइन नहीं हुआ था। वो अब भी शॉर्टकट तलाशता है, कम मेहनत, ज्यादा और तुरंत इनाम। स्रोत इसी बात को पकड़ता है जब वो कहता है, इसलिए जैसे ही किताब खोलते हैं दिमाग खुद कहता है कुछ मजेदार कर लेते हैं। हाँ, ये आवाज तो सुनी है मैंने। ये मजेदार का मतलब अक्सर वही होता है जिससे तुरंत डोपामीन मिले, भले ही वो लंबे समय में हमारे लिए फायदेमंद ना हो। ये लगभग एक ऑटोमेटिक रिएक्शन बन जाता है जिसे तोड़ने के लिए सचेत प्रयास की जरूरत होती है। ये डोपामिन वाली बात काफी कुछ साफ करती है कि ध्यान क्यों भटकता है। लेकिन स्रोत एक और बहुत अहम फैक्टर पर भी जोर देता है। कौन सा? जो शायद हमारी अंदरूनी फीलिंग से ज्यादा जुड़ा है। वो है, हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्या किसी दबाव में, या अपनी मर्जी से, अपनी जिज्ञासा से? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वेरी क्रिटिकल। स्रोत कहता है कभी कभी हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि हम प्रेशर में पढ़ते हैं, ना कि क्यूरियोसिटी से। प्रेशर बनाम क्यूरियोसिटी। सोचिए, जब आप सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कल एग्जाम है, या पेरेंट्स ने कहा है, या नौकरी पाने की मजबूरी है, तो वो काम एक बोझ बन जाता है ना? हाँ बिल्कुल, एक ड्यूटी जैसा लगता है। और दिमाग उसे एक अनप्लेजेंट टास्क के रूप में देखता है जिससे वो बचना चाहेगा। इस सिचुएशन में डोपामिन छोड़िए, शायद स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, कॉर्टिसोल वगैरह। ओहो, तो ये तो उल्टा असर हो गया। और इसके उलट, जब हम किसी चीज के बारे में जानने के लिए सच में उत्सुक होते हैं, तब क्या होता है? मान लीजिए कोई टॉपिक हमें वाकई दिलचस्प लगता है, तब पूरी कहानी बदल जाती है। जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी वो सीखने की प्रक्रिया के लिए एक पावरफुल इंटरनल इंजन की तरह काम करती है। इंटरनल इंजन? अच्छा। हाँ, जब हम क्यूरियस होते हैं तो हम जानकारी को सिर्फ रिसीव नहीं कर रहे होते, हम उसे खोज रहे होते हैं, उसके साथ इंगेज कर रहे होते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। एग्जैक्टली। स्रोत के अनुसार हमारा दिमाग नेचुरली उन चीजों पर बेहतर फोकस करता है जिनमें हमारी रियल दिलचस्पी हो और जो हमें एक सही मात्रा में चुनौती भी दे। सही मात्रा में चुनौती? जी। इसका क्या मतलब है? मतलब अब बहुत मुश्किल न हो? हाँ, मतलब काम न तो इतना आसान हो कि बोरिंग लगे, ठीक है, और न ही इतना मुश्किल कि फ्रस्ट्रेटिंग या ओवरवेलमिंग लगे। ओके, बैलेंस चाहिए। हाँ, एक बैलेंस। इसे फ्लो स्टेट के कॉन्सेप्ट से भी जोड़कर देख सकते हैं। फ्लो स्टेट? हाँ, सुना है, जब काम में एकदम डूब जाते हैं। वही, जब आप किसी काम में इतने मग्न हो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। ये तब होता है जब आपकी स्किल और काम के चुनौती के बीच एक अच्छा संतुलन हो और आपकी उसमें एक गहरी रुचि हो। जिज्ञासा इसी संतुलन को खोजने और बनाए रखने में मदद करती है। तो जब आप उत्सुक होते हैं तो मुश्किल लगने वाली चीज भी एक रोमांचक पहेली बन जाती है जिसे आप सुलझाना चाहते हैं। बिल्कुल, आप उसे एक चैलेंज की तरह देखते हैं, न कि एक बोझ की तरह। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जिज्ञासा खुद एक तरह का दिमागी इनाम पैदा करती है जो शायद उस मोबाइल वाले डोपामिन के खिंचाव का मुकाबला कर सके? हाँ, काफी हद तक। जब हम कुछ नया सीखते हैं जो हमारी जिज्ञासा को शांत करता है, तो उससे भी डोपामिन रिलीज हो सकता है। अच्छा। लेकिन ये उस तरह का शैलो और मोमेंट्री नहीं होता जैसा कि सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग से मिलता है। ये ज्यादा गहरा और सैटिस्फाइंग होता है। मीनिंगफुल। हाँ, ये समझने की खुशी वाला डोपामिन है। जिज्ञासा असल में सीखने की प्रक्रिया को ही रिवॉर्डिंग बना देती है। ये समझना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास दो मुख्य विलेन हो गए, एक तो दिमाग का तत्काल डोपामिन की ओर झुकाव, और दूसरा बाहरी दबाव जो सीखने के आनंद को खत्म कर देता है। हाँ, कह सकते हैं। और हमारा हीरो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे हम जिज्ञासा की मदद से और मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि जब ध्यान बुरी तरह भटक चुका हो, जब मोबाइल ज्यादा आकर्षक लग रहा हो, तब हम प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं? क्या स्रोत कुछ ठोस रणनीतियां सुझाता है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत सिर्फ प्रॉब्लम का एनालिसिस करके नहीं छोड़ता, बल्कि कुछ प्रैक्टिकल कदम भी सुझाता है जिन्हें आजमाया जा सकता है। ओके, क्या है वो? ये एक तरह से उस भटके हुए ध्यान को वापस पटरी पर लाने के तरीके हैं, और ये सब जिज्ञासा और जुड़ाव को फिर से जगाने पर फोकस्ड है। सबसे पहला सुझाव है, थोड़ा तरीका बदलो। तरीका बदलो? ये थोड़ा वेग लगता है। इसका मतलब क्या हो सकता है? पढ़ने की जगह बदलना, टाइम बदलना, या कुछ और? वो सब भी हो सकता है, लेकिन स्रोत का इशारा शायद पढ़ने की प्रोसेस या टेक्निक को बदलने की ओर ज्यादा है। अच्छा, प्रोसेस को। हाँ, जैसे अगर आप सिर्फ चुपचाप पढ़ रहे हैं और मन नहीं लग रहा, तो शायद जोर से पढ़कर देखें,
या अगर सिर्फ नोट्स पढ़ रहे हैं तो शायद माइंड मैप बनाकर देखें। ओके, अलग-अलग मेथड ट्राई करें। हाँ, या फिर अगर आप सिर्फ याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे किसी को समझाने की कोशिश करें, टीच करने की कोशिश करें। ये अच्छा आइडिया है। मुद्दा यह है कि मोनोटोनी को तोड़ें और अपने दिमाग को उसी इन्फॉर्मेशन के साथ एक नए तरीके से जुड़ने का मौका दें। यानी पैसिव लर्निंग से एक्टिव लर्निंग की तरफ जाना। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है दूसरा सुझाव, टॉपिक को एक्सप्लोर करो। टॉपिक को एक्सप्लोर करो मतलब ये है कि सिर्फ उतना ही ना पढ़ें जितना सिलेबस में है या जरूरी लगता है। अगर कोई चीज आपको थोड़ी भी दिलचस्प लगती है तो उसके बारे में और जानने की कोशिश करें। दायरे से बाहर निकलें। हाँ, उसके इतिहास में जाएं, देखें कि वो आज की दुनिया से कैसे जुड़ता है, उसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री देखें या कोई रिलेटेड आर्टिकल पढ़ें। विषय की बाउंड्रीज से बाहर निकलकर उसे एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश करें। ये तो जिज्ञासा को सीधे सीधे हवा देने जैसा है, जैसे किसी कहानी के किरदारों के बारे में और जानना चाहें हम। बिल्कुल। इससे टॉपिक ज्यादा अलाइव हो उठता है। बिल्कुल। तीसरा सुझाव क्या है? तीसरा सुझाव है उसे कनेक्ट करो अपनी लाइफ से। ये बहुत शक्तिशाली तकनीक है। अपनी लाइफ से कनेक्ट करें। हाँ, जब हम किसी नई जानकारी को अपनी मौजूदा जानकारी, अपने अनुभवों, अपनी भावनाओं या अपने लक्ष्यों से जोड़ते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा मीनिंगफुल हो जाती है। दिमाग आइसोलेटेड फैक्ट्स को याद रखने में स्ट्रगल करता है, लेकिन जब वो किसी कहानी या पर्सनल कनेक्शन का हिस्सा बन जाते हैं तो उन्हें याद रखना और समझना आसान हो जाता है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जैसे अगर कोई इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हो। हाँ जरूर। जैसे मान लीजिए आप इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो सिर्फ परिभाषा रटने के बजाय सोचें कि आपके घर के बजट पर इसका क्या असर पड़ रहा है। पिछले साल की तुलना में चीजें कितनी महंगी हुई हैं। आपके पेरेंट्स इस बारे में क्या बात करते हैं। अच्छा, रियल लाइफ इम्पैक्ट। हाँ, या अगर आप हिस्ट्री में किसी युद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं तो सोचें कि उस समय के सैनिकों या आम लोगों को कैसा महसूस होता होगा। उनकी जगह आप होते तो क्या करते। ये कनेक्शंस जानकारी को एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट बनाते हैं। ये समझ आता है। इससे विषय सिर्फ किताबी नहीं रहता, जिंदगी का हिस्सा लगने लगता है। और आखिरी सुझाव? आखिरी सुझाव शायद सबसे सरल लेकिन सबसे गहरा है। खुद से सवाल पूछो, क्यों? क्यों? Why? हाँ, ये एक जादुई सवाल है। ये टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है? ये चीज ऐसे ही क्यों काम करती है? इसके पीछे क्या सिद्धांत है? ये नियम किसने और क्यों बनाया? गहराई में जाना। हाँ, क्यों पूछना आपको एक पैसिव रिसीवर से एक एक्टिव खोजकर्ता बना देता है। ये आपको गहराई में जाने और सतह के नीचे छिपे कारणों और कनेक्शंस को समझने के लिए मजबूर करता है। तो ये चारों रणनीतियां, तरीका बदलना, एक्सप्लोर करना, जीवन से जोड़ना और क्यों पूछना, असल में एक ही लक्ष्य की ओर ले जा रही हैं, जिज्ञासा को जगाना और सीखने की प्रक्रिया को ज्यादा एक्टिव और पर्सनल बनाना। बिल्कुल सही। और स्रोत का निष्कर्ष भी यही है, जब क्यूरियोसिटी बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन अपने आप लौट आएगा। वाह। ये रणनीतियां सिर्फ ध्यान वापस लाने के जुगाड़ नहीं है, बल्कि ये सीखने को नेचुरली ज्यादा आकर्षक बनाने के तरीके हैं। तो ये दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हैक करने जैसा है। हाँ, एक तरह से बाहरी आसान इनामों के बजाय सीखने की प्रक्रिया से ही डोपामीन और संतुष्टि हासिल करना। जब सीखना खुद में एक इनाम बन जाता है तो बाहरी भटकावों का आकर्षण अपने आप कम हो जाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो बात ये निकलती है कि पढ़ाई में ध्यान भटकना सिर्फ हमारी कोई मॉरल फेलिंग नहीं है। हाँ, इच्छा शक्ति की कमी वाली बात वो पूरी कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग की बनावट और आज के माहौल के बीच का एक संघर्ष है। हमारा पीएफसी हमें फोकस करने के लिए कहता है, लेकिन डोपामीन की तलाश हमें आसान और तुरंत मिलने वाले इनामों की ओर खींचती है, जैसे मोबाइल। और इस खिंचाव से निपटने का एक प्रभावी तरीका सिर्फ डंडा चलाना नहीं, बल्कि जिज्ञासा की आग जलाना है। बिल्कुल। जब हम बाहरी दबाव के बजाय अंदरूनी रुचि से पढ़ते हैं, जब हम विषय को सिर्फ रटते नहीं बल्कि उसे एक्सप्लोर करते हैं, अपनी जिंदगी से जोड़ते हैं और उसके क्यों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम सीखने को एक ऐसा अनुभव बना देते हैं जो हमारे दिमाग को स्वाभाविक रूप से पसंद आता है। दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण। और ये न केवल हमारी एकाग्रता को बेहतर बनाता है, बल्कि सीखने को ज्यादा गहरा, सार्थक और लंबे समय तक याद रहने वाला भी बनाता है। यकीनन ये असल में सीखने का एक बेहतर तरीका है, न कि सिर्फ ध्यान बनाए रखने का। सही कहा। ये रणनीतियां हमें सिर्फ बेहतर स्टूडेंट नहीं बनाती, बल्कि ज्यादा जिज्ञासु और एक्टिव लर्नर बनाती हैं।
और ये स्किल तो किसी भी फील्ड में सफलता के लिए जरूरी है। इस सब के बाद एक आखिरी सवाल मन में घूम रहा है। पूछिए। अगर हमारा दिमाग, जैसा कि स्रोत बताता है, नवीनता, जिज्ञासा, चुनौती और कनेक्शन को पसंद करता है, तो क्या हमें पढ़ाई शब्द को ही सवालों के घेरे में लाने की जरूरत है? आप किस तरह के सवाल की बात कर रहे हैं? मतलब पढ़ाई को कैसे देखें? मेरा मतलब है, क्या हमने पढ़ाई को बहुत संकीर्ण अर्थों में बांध दिया है, जैसे सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना, सिलेबस पूरा करना, परीक्षा पास करना? हाँ, अक्सर तो यही होता है। तो क्या हमें इसे एक ज्यादा रोमांचक प्रक्रिया के रूप में देखने की जरूरत है, एक खोज यात्रा की तरह, जहां सवाल पूछना, नई चीजें खोजना, कनेक्शन बनाना और यहाँ तक कि गलतियां करके सीखना, यही असल मकसद हो? एक एक्सप्लोरेशन, एक डिस्कवरी जर्नी। हाँ, अगर हम सीखने को इस तरह से देखें तो शायद ध्यान भटकना एक प्रॉब्लम कम और रास्ते का एक नेचुरल हिस्सा ज्यादा लगे, जो हमें शायद नई अनएक्सपेक्टेड दिशाओं में भी ले जा सकता है। ये वाकई सोचने लायक बात है। लर्निंग को एक बोझिल ड्यूटी के बजाय एक स्वाभाविक मानवीय जिज्ञासा की पूर्ति के रूप में देखना। क्या पता इससे न सिर्फ ध्यान की समस्या हल हो, बल्कि सीखने का पूरा एक्सपीरियंस ही बदल जाए। बिल्कुल, ये निश्चित रूप से एक गहरा विचार है जिस पर और मंथन किया जा सकता है। सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है।